करिए पर्ची सरकार जो चर्चा में रहा, वही पर्ची सरकार ने, और जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने सिर्फ पढ़ने का काम किया। मेरे को नहीं लगता कि ये बजट जनता के धरातल पे ही उतार पाएंगे। जो घोषणाएं की हैं, आप लोगों को बात रखनी पड़ेगी, तो स्पष्ट रखनी पड़ेगी। अपने खुद के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो जन आक्रोश, मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं, जनता की भावनाओं को बात करनी है। आज जनता की भावना, आप लोग डरे मत कि मोदी जी आप लोगों के साथ कोई करेंगे। आज आपके भजन लाल जी कुछ करेंगे, उनको तो मैं तो ये, हम लोग तो चर्चा होती है कि आज बजट का बारे में अगर हम लोग उनसे चर्चा करते हैं, अगर वित्त मंत्री है और मुख्यमंत्री हमारे नेताओं के साथ, हम सब के साथ चर्चा कर लें, तो उनको बजट की नॉलेज नहीं होगी। जो बच्चे संभाल नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते, जो खिला नहीं सकते, आप चाहे माइनिंग में देख ले, रोज हम जिस तरह से पेपर में पढ़ते हैं उस तरह से करप्शन का लेवल बहुत हाई है। अशोक गहलोत साफ तौर पे सचिन पायलट को मानसिक दिवालिया और इंग्लिश बोलने से कोई अच्छा नहीं होता, और तुम तो अच्छे स्कूल्स में पढ़े हो, हैंडसम दिखने से कुछ देखिए उनमें टैलेंट है तो उनकी तारीफ भी हो रही है ना। और कृषि मंत्री और ये जो राजनाथ सिंह जी को बार बार मुद्दे से ये भिटका रहे पूरे डिबेट के दौरान, मोदी जी ये नहीं है वो नहीं है। 10 बच्चे कर लूंगा तो मैं गरीब होना ही होना। हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ना कि हम जो आप बात कर रही हैं, आप खुद भटके हुए हैं। तो आपसे मैंने कहा डर आप में कितना है कि आपने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल भी अनसुनी करते हुए उन्होंने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, ना मीडिया के सामने आके बोले, ना लोकसभा में बोले। बात को दबाने का काम करते हैं, तो लोगों को डराना, प्रेशराइज करना और माहौल बनाना, सिर्फ जनता को भटकाना, काम करने के नाम पे बिल्कुल जीरो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट 2 घंटे और 51 मिनट में पढ़ा, और बजट में कई घोषणाएं की, युवाओं की घोषणा की, महिलाओं की घोषणा की, किसानों की घोषणा की। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ संजय गिया जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। महेंद्र सिंह खेड़ी हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और प्रदेश कांग्रेस के पहले सचिव भी रहे और सदस्य हैं पीसीसी के। हमारे साथ नेहा शर्मा मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी की नेता है। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम संजय गिया साहब के पास आते हैं। गिया साहब, किस तरह से देखते हैं इस बजट को आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का नए टर्म का पहला बजट है और पर्टिकुलरली दिया कुमारी जी ने पहला बजट पेश किया है। तो मेरे को लगता है इस बार जो बजट पेश किया है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो एक मूलभूत चीज़ें ज़रूरत है उस पर ज़्यादा दिया है। ये पॉपुलिस्ट बजट मैं नहीं कहता हूँ, बट जो भी सरकार ने 5 चीज़ें कही हैं, सड़क, शिक्षा, हेल्थ और एनवायरनमेंट और पानी, ये 5 चीज़ों पे जो सरकार ने जोर दिया है वो एक अच्छा एक डिसीजन है। और सरकार ने सभी चीज़ों पे, पर्टिकुलरली ड्रिंकिंग वाटर पे, ऊर्जा पे, सड़क पे, इन पे सब पे अच्छा इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन उन्होंने इस बजट में दिया है और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बताई है। इसके अलावा सरकार ने जो कुछ नई पॉलिसीज लाने के लिए कहा है, जिसमें कि युवा के रिलेटेड भी है, एमएसएमई पॉलिसी है, टूरिज्म से रिलेटेड है, और नया एक बोर्ड बनाएंगे रिवाइवल के लिए, इकोनॉमिक हेल्थ के लिए। ये सब चीज़ें अच्छी हैं। पॉलिसी में क्या आता है, कैसे बनती हैं, वो अभी देखने के लिए। सर, बेसिकली सब चीज़ें आजकल केंद्र के बजट के हाथ में है, क्योंकि जरा सारा जो सिस्टम है वो केंद्र पे जुड़ा हुआ है। जैसे कर का जो सिस्टम है, जो टैक्सेस का सिस्टम है, जीएसटी वाला जो है, तो ज़्यादा मुझे लगता नहीं है सरकार के पास कुछ करने के लिए इस बजट में होता है। नहीं, आपकी बात ठीक है। पहले तो जनता बजट में ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए रहती थी कि वैट की रेट्स इसी बजट में चेंज होती थी और वैट से सारी जो स्टेट की पॉपुलेशन है उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट आता था। बट चूंकि अब वैट है नहीं, जीएसटी है, जीएसटी की रेट्स में चेंजेस का स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है, तो थोड़ा सा डायरेक्टली जो इम्पैक्ट जनता के आता वो नहीं है। बट हाँ, बजट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए। वो इस सेंस में है कि ये एक डायरेक्शन देता है कि स्टेट किधर की तरफ जा रहा है। पर्टिकुलरली जैसे मैंने इस बजट में ये देखा है कि ऊर्जा सेक्टर, जो कि एक बहुत जरूरी है, जिसका इन्होंने रिफॉर्म के लिए कहा है। मैंने अभी कुछ स्टडी करी है, मैं देखा है कि ऊर्जा सेक्टर बीच में थोड़ा सा रिवाइव हुआ था, पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई थी। बिग थिंग इज दैट इम्प्लीमेंटेशन धरातल पे कैसे उतरेगा?
बट वही एक बात है जो हमको एक कंसर्न है कि ये बजट धरातल पे कैसे उतरेगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, सरकार एक करप्शन फ्री एक Yes. कैसे Khedi ji is with me. I am saying front of him कि कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान मैंने बहुत सारे बजट देखे. I go through all budgets and all. So लास्ट के बजट जो होते हैं सर उसमें ये बताते हैं चुनावी बजट है. आप क्या इसको चुनावी बजट देखते हैं? कैसा बजट आपको लगा ओवरऑल? आपसे पूछ रहा हूं. अच्छा, ये चुनावी बजट तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट ईयर है, इसलिए आगे 5 साल के लिए कोई चुनाव की मेरे को संभावना स्टेट में नहीं लगती है. तो सरकार के लिए ये अच्छा मौका भी है. सरकार जो अपने जो लॉन्ग टर्म विजन है उसको पूरा कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकती है और स्टेट को बहुत अच्छे से आगे से ले जा सकती है. तो अब जो बजट आने चाहिए वो सरकार को पॉपुलिस्ट बजट की जरूरत नहीं होनी चाहिए और जो लॉन्ग टर्म के लिए, इकोनॉमी के लिए, जनता के लिए जो लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है वो डिसीजन सरकार को लेने चाहिए. पॉपुलिस्ट मेजर लेने से शुरुआत में लोगों को अच्छा लग सकता है बट लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ किसी भी पार्टी के लिए ठीक नहीं, चाहे वो जनता हो, चाहे सरकार हो, चाहे स्टेट हो, चाहे देश हो. सर आपको लगता है प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए बड़ा फायदा हो गया है स्टाम्प ड्यूटी और सब चीजें जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं बिल्डर्स वगैरह को बड़ी छूट दी गई? नहीं, इसमें मेरे को लगता है ये बहुत ज्यादा छूट नहीं है. ये एक बहुत रीजनेबल सा उन्होंने सरकार पेट्रोल ने किया डीजल है. में भी सर पेट्रोल डीजल में भी कम किया है. बट बेसिकली मेरे को जो देखना है बजट में ये होना चाहिए कि सरकार की पॉलिसी कैसी है, एनवायरनमेंट कैसे दे रहा है, वो कंडूसिव है या नहीं बिजनेस के लिए, रियल एस्टेट के लिए वो कंडूसिव है या नहीं. जो सरकार की जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, गाइडलाइंस आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं वो बिल्डर्स और जनता के फेवर में है या नहीं है. तो सरकार यदि रियल एस्टेट को प्रमोट कर रही है या करना चाहती है तो स्टाम्प ड्यूटी एक बहुत छोटा सा पार्ट है उसके लिए. बट इसके अलावा सरकार की पॉलिसीज बहुत है जो सरकार ने अभी टाउनशिप पॉलिसी में लेके आएंगी, नई चीजें रियल एस्टेट के डेवलपमेंट के लिए, नए सिटीज के लिए, नए नगर निगमों के लिए जो लाएंगे वो बहुत जरूरी है. टाउनशिप पॉलिसी अगर आती है तो बोले कि उसमें बहुत कुछ बदलाव है और छोटा मोटा बिल्डर तो काम ही नहीं कर सकता. I'm not सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए वो ऐसे होने चाहिए जो इजीली इम्प्लीमेंट हो. आज मैं ये देखता हूँ कि जयपुर में कोई भी मकान यदि हम कहें कि जेडीए के बायलास के हिसाब से बना है तो बहुत कम मकान होंगे जो जेडीए के बायलास के हिसाब से बनाए. तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार को बनाने नहीं चाहिए जो कि इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकते या जिसको इम्प्लीमेंट होने में फिर जहाँ की करप्शन की बात आए. तो जितने सिंप्लीफाई रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे पर्टिकुलरली रियल एस्टेट में क्योंकि उससे डायरेक्टली जनता इन्वॉल्व है. सर हैव यू गो थ्रू द ऑल बजट? आई मीन आपने पढ़ लिया थोड़ा मोटा कुछ? हाँ, मैंने बजट का कुछ क्या पढ़ा आपको है. ठीक लगा इसमें पॉइंट? बजट अच्छा है. बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे लॉन्ग टर्म में सरकार ने किया है. सरकार ने पानी पे भी बहुत जोर दिया है. बट मेरे को तो पानी है नहीं सर यहाँ पे. बट मैं वही कहना चाह रहा था कि पानी के लिए अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक स्कीम है जो ERCP वाली जो है उस पर डिपेंडेंट है. तो पानी जब तक सेव नहीं होगा, सरकार पानी का कनेक्शन दे भी देगी तो पानी आएगा कहाँ से? ये बड़ा एक देश में मैं मतलब मेरे को कहते हुए बहुत इसमें दुख भी आता है कि 70 साल में चाहे किसी का भी रहा हो एक हम लोग पीने का साफ पानी का अरेंजमेंट नहीं कर पाए. जी सर, ये एक बहुत दुख का विषय है. हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि जनता को हमको एम्प्लॉयमेंट देना है, उनको पैसे कमाने लायक बनाना है. लेकिन ये तो बहुत छोटी सी चीज है. इस बजट में जो होना चाहिए, जो आगे होना चाहिए वो है आप ह्यूमन रिसोर्सेज में भी इन्वेस्टमेंट करें. आपका विजन क्या कहता है? हमारा विजन ये है कि केवल आप उनको पैसे कमाने की मशीन नहीं बनाए बच्चों को, यंग जनरेशन को. उनमें मोरल, एथिक्स, सिविक सेंस, स्किल का भी कुछ स्किल जो सरकार ने किया है, मैं कह रहा हूँ उसको मना नहीं है. लेकिन बेसिकली जब तक आप बच्चों में मोरल, एथिक्स एंड सिविक सेंस नहीं देंगे तो ये सब चीजें बेकार है. यदि मैं आज 1 लाख रुपए कमाता हूँ या 2 लाख कमाता हूँ और उसके बाद भी मेरे पास मोरल, एथिक्स, सिविक सेंस नहीं तो मेरा जिंदगी मतलब मेरा रहना न रहना बेकार है. और यदि 10,000 रुपए भी कमाता हूँ और मैं मोरल, एथिक्स, सिविक सेंस से रहता हूँ तो मैं स्टेट का, अपने समाज का, अपने नेशन का बहुत भला करूँ. ये आपका साफ तौर पे ये कहना है कि आपका मोरल, एथिक्स, इनका कहने का आपका जेस्टर, वे ऑफ टॉकिंग, आप कहीं थूके नहीं, कहीं कचरा नहीं डाले, इट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट. ई सेइंग राइट कि पैसा कितना भी हो लेकिन हमारा जेस्टर अच्छा नहीं होगा, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं होगा, चाल चलन अच्छा नहीं होगा, हम रोड पे ही कहीं कचरा फेंक देते हैं, दैट इज
बैड थिंग। और हमारे साथ हैं खेड़ी साहब, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस बजट को किस तरह से देखते हैं विपक्ष के तौर पर? विपक्ष के नहीं, जनता के तौर पे हमको बजट देखना पड़ेगा। इसमें किसान की कहीं बात नहीं की गई, युवा की कोई बात नहीं की गई। अब जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, जो केंद्र का था बजट पिछली बार, उसी हिसाब से इन्होंने तो बजट के अंदर सिर्फ एक कागजी पन्ना लिया और उसको पढ़ने का काम किया है। आज बता रहे हैं कि हम लोग इतनी नौकरी दे चुके हैं और इतनी नौकरी देंगे, तो वो नौकरियां जो कांग्रेस राज में जो ज्वाइनिंग होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई। कहाँ नौकरी देने की बात कर रहे हैं? कागजों के अंदर वही जनता के अंदर चर्चा जो है कि जनता देखना चाहती थी इस बजट के अंदर महंगाई कम हो, महिला देखना चाहती थी मेरे रसोई का बजट संतुलित हो, किसान देखना चाहता था कि हमें एमएसपी मिले, और आज सब लोग देखना चाहते थे कि जो हमारी ईआरसीपी है इस बजट के अंदर सरकार खुल के उसके बारे में चर्चा करेगी। कोई बजट हो, कोई उस पर चर्चा हो, या उसके अंदर आपने क्या कितना बजट लेके आए उन पे कोई इनका ध्यान नहीं। सिर्फ एक बजट पढ़ने वाला बजट बनाया गया। पानी की बात करें तो आज जयपुर के अंदर भी पानी की स्थिति इतनी गंभीर रही, बिजली की स्थिति जयपुर शहर में रही, तो गांव के अंदर क्या स्थिति आप सोच सकते हैं। केंद्र की योजना तो बना दी गई घर घर कनेक्शन की, पर जब पानी नहीं होगा, फ्लोराइड का पानी लोगों को पिला रहे हैं, बीमार होंगे, उन चीज़ों को पहले ध्यान देना चाहिए कि हम वाटर कहाँ से लेके आए, उसका सेविंग क्या करें। आज आप देख सकते हैं थोड़ी सी 15 मिनट की बरसात होती है, जयपुर में जाम लग जाता है, और जो बरसाती पानी को हम जयपुर शहर में कहाँ स्टोर करें, उस पानी पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो गांव की तरफ तो इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। जब जयपुर की राजधानी में ट्रैफिक की बात हो, पानी की बात हो, इन चीज़ों पे कहीं ध्यान नहीं दिया गया इस बजट में। जनता चाहती थी कि हम हमारे इसमें महंगाई की बात होगी, कि युवा चाहता था हमें कुछ रोजगार के अंदर कोई अच्छी बात होगी, बस घोषणाएं करिए। पर्ची सरकार जो चर्चा में रहा वही पर्ची सरकार ने, और जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने सिर्फ पढ़ने का काम किया। मेरे को नहीं लगता कि ये बजट जनता के धरातल पे ही उतार पाएंगे। जो घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं ही रहेंगी। निधि, आप ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप पर्ची सरकार हैं और जो बजट आया वो पढ़ दिया और घोषणा कुछ नहीं है, घोषणा भी हो गए आप, तो ये कह रहे हैं। नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने आपनो अग्रणी राजस्थान को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान एट 2045 मतलब राजस्थान 2045 में एक विकसित राजस्थान होगा, इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके बजट पेश किया, और बहुत ही सुंदर बजट पेश किया। सभी का ध्यान रखा उन्होंने बजट के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करी, युवाओं को नौकरी देने की बात करी, जिसमें से 1 लाख नौकरियां, 1 लाख जो भर्ती हैं वो तो 2024-25 में ही आ जाएंगी। उसके बाद टोटल उन्होंने 4 लाख नौकरियों की बात करी है। महिलाओं का भी ध्यान रखा है, किसानों को सम्मान दिया है, बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई का भी उन्होंने ध्यान रखा है। जल की मैं बात करूं, आरोप लगा रहे सीधे कि इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे तो नथिंग, कुछ भी नहीं। They have just started, they have just begun. अभी स्टार्ट ही हुआ है, बजट पेश करा है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। एक दिन में nothing happens in a day or two, you also know. तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली होगा। और जल की बात करूं तो मैं हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 20-20 हैंडपंप लगाने की भी घोषणा की गई है। तो पर निधि जी, ड्रेनेज तो हम देख ही रहे हैं, इन्होंने ड्रेनेज पे आरोप लगाया, जयपुर का ड्रेनेज खराब है। आपकी बात, ये खेड़ी जी कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, आप सीधा सीधा आरोप है इनका। आरोप प्रत्यारोप के दौर से आई थिंक हमें थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए, क्योंकि देश का और राज्य का विकास हम सबको मिलकर ही करना है। देश का विकास कब होगा? जब हम लोग साथ में एकजुट होकर के काम करेंगे। ये कह रहे हैं एकजुट होकर काम करो, जब तो हम लोग कोई जो कमियां हैं और इस बजट में दिख रही है, जो आम जनता भी चर्चा कर रही है, जो आम जनता की सोच थी उसके अनुरूप हम बातें आपको मैंने बताई हैं। देश के अंदर बजट आता है, उससे पहले राज्य का पहली बार बजट आया है, और ये बजट किस आधार पे बना है, जनता इस चीज को सोच नहीं पा रही है कि राज्य ने कैसे बजट कर दिया। क्योंकि देखिए तो नौकरियां लेके आ रहे हैं, और आपकी सरकार में पेपर लीक हुआ, आपके नेताजी सचिन पायलट ने मामले उठाए थे। देखिए, हम लोग ने हमेशा जनता के पक्ष में जो भी मुद्दा हो उसको उठाया, चाहे से पेपर लीक की बात हो, उसमें हमने कहा जो लोग इसमें मेन जो कड़ी जब तक पकड़ में नहीं आएगी, ऐसे लोग जब तक मेन पकड़ में नहीं आएंगे, किसी की भी सरकार हो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। बात करना एक आसान होता है कि ये चीज़ हो जाएगी। आज 6 महीने में इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक माहौल बनाया गया है।
और माहौल के अंदर भी उन्होंने आज 6 महीने में ऐसी बात तथ्य नहीं रख पाए जो सरकार पे लगाते थे। आज पूरे देश के अंदर आप देख सकते हैं, नीट की बात तो पूरा देश जनता, देश की जनता, युवा रोड पे था। अपन हमारे प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल भी अनसुनी करते हुए उन्होंने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, ना मीडिया के सामने आके बोले, ना लोकसभा में बोले। बात को दबाने का काम करते हैं। हम लोग हमेशा, हमारी सरकार भी हो, अगर गलत है तो हम लोग उठाने की बात करते हैं। आज बीजेपी का कार्यकर्ता खुद डरा हुआ है, बोल नहीं सकता, खुद बात कर रहा है कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी सुन नहीं रहे, पर वो लोग डरे हुए हैं। जो राहुल गांधी जी बात करते हैं कि ये लोग डरे हुए हैं, डर के डिसीजन नहीं ले पाते। एक पढ़ची सरकार है, एक पढ़ने को पढ़ने वाली सरकार है। इन चीजों के अंदर ये बिल्कुल देश को डुबाने का काम कर रही है, राज्य को डुबाने का काम कर रही है। और इनमें जो आज हमें बजट के अंदर दिखा कि इनमें जो टैलेंट होना चाहिए वो टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने राज्य के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे लगे कि हम लोग नया डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम में कर पाएंगे। 6 महीने में आप देख सकते हैं पानी बिजली से पूरा प्रदेश के अंदर क्या हाल है। पानी बिजली से त्रस्त है आपके राज्य में। बिजली का अभी जो आगे और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है बिजली की, उसको ध्यान में रखते हुए सोलर प्लांट्स की भी बात करिए, सौर ऊर्जा की भी बात करिए, और साथ ही साथ जल का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में जब घोटाले हुए जल जीवन मिशन के अंदर, इनके बहुत सारे विधायक उसके अंदर लिप्त थे। और अभी जो भाजपा की सरकार है वो जल जीवन मिशन को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और हर घर जल पहुंचाने के भी लक्ष्य पे काम किया जा रहा है। और ये जो बजट आया इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी बात हुई है, एक्सप्रेस वेज बनाने की बात हुई है, युवाओं को नौकरी देने की बात हुई है, हर प्रकार की, हर वर्ग का इस बजट के अंदर ध्यान रखा गया है। ये 10 साल में हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं, बात हुई है, बात हुई है, बात हुई है। काम तो केंद्र की सरकार कुछ किया नहीं। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, बात ही करते हैं, काम धरातल पे कुछ नहीं है। जनता ने जवाब जरूर दिया है। और आपको खुद को पता है, आज मोदी जी कभी भी मीडिया में आके जो देश की भावना उसके संबंध में कभी भी बात नहीं रख पाए। नीट का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर भी लोकसभा के अंदर उन्होंने चर्चा नहीं की। आज आप देख सकते हैं कि ये लोग सिर्फ भटकाने का काम करते हैं। आज बजट भी बिल्कुल भटकाने का है। किसान के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं है, युवा के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं है। आप गांव के अंदर पानी कैसे पहुंचाएंगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा। आपने वहाँ काम, भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हमारी सरकार में अगर जो अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। आज आपकी 6 महीने 8 महीने सरकार को होने आ गए, कौन एमएलए मंत्री थे उन पर कार्रवाई करें ना आप। आज आप तो सिर्फ ये करते हैं कि इसके ऊपर आपने आरोप लगाए, उनको आप बीजेपी में ले लेते हैं कि वो पता नहीं कौन सी आपकी गंगा है, उससे आपने नहला के उसको सही कर दिया। तो लोगों को डराना, प्रेशराइज करना और माहौल बनाना, सिर्फ जनता को भटकाना, काम करने के नाम पे बिल्कुल जीरो। आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, जिन पे कार्रवाई होनी थी उन पे कार्रवाई चल रही है। और बजट के अंदर एक सबसे अच्छी चीज क्या है, देखिए आपने खुद ने कहा आरोप सिद्ध नहीं है, फिर क्या ये सरकार का कहाँ सरकार का ये आप बात करते हैं। हम तो विपक्ष में भी, अगर हमारी सरकार ने अगर पेपर लीक पे अगर कोई बात थी तो हम सभी ने पायलट साहब के नेतृत्व में उस चीज के विरोध किया और उस कानून बना, सारी चीज थी। आज बोलने का आप लोगों को बात रखनी पड़ेगी तो स्पष्ट रखनी पड़ेगी। आपकी अपने खुद के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो जन मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं, जनता की भावनाओं को बात करनी है। आज जनता की भावना, आप लोग डरे मत कि मोदी जी आप लोगों के साथ कुछ करेंगे। आज आपके भजन लाल जी कुछ करेंगे, उनको तो मैं तो ये, हम लोग तो चर्चा होती है कि आज बजट का बारे में अगर हम लोग उनसे चर्चा करते हैं, अगर वित्त मंत्री है और मुख्यमंत्री है, हमारे नेताओं के साथ, हम सब के साथ चर्चा कर लें तो उनको बजट की नॉलेज नहीं होगी। ऐसे नेताओं को तो सरकार के अंदर भूमिका दे दी गई है जो राज्य को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते, राज्य को उल्टा उससे नुकसान ही होगा। हमारे 2 दिन पहले यहाँ मदन दिलावर आए, उन्होंने ये कहा कि सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा कहा अशोक गहलोत ने। उसके बाद सचिन पायलट थोड़े दिन तो नाराज हुए, उसके बाद वापिस से सचिन पायलट बोले कहीं बीजेपी में, हम तो बुलाना नहीं चाहते थे, रास्ता नहीं था बीजेपी में आने का, तो वापिस से वो उनके हो गए। देखिए मदन दिलावर बोल रहे थे, ऐसा है कि मदन दिलावर जी तो मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। पायलट साहब ने हमेशा जनता के मुद्दों पे बात की है। और आज बीजेपी जो बात करती है, ये हमारे शिक्षा मंत्री है, हिंदू के अंदर बांटने की बात करते हैं। आज आप शिक्षा के मेरे ख्याल से अपन इसको बजट नहीं बिल्कुल बजट की बात कर रहे हैं, बजट पे आज बांटने की बात करते हैं। आज आपने भी जो चर्चा की है
उसको भटकाने की बात की है, आपको चर्चा करनी थी बजट पे। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि देश के अंदर, राज्य के अंदर हमारी जनता को खेड़ी जी वो ये कह रहे हैं, साफ कह रहे थे कि सचिन पायलट को बीजेपी में कोई एंट्री नहीं है, हम लेना नहीं चाहते थे, सचिन पायलट को रास्ता नहीं बचा इसलिए कांग्रेस में चले गए। नकारा निकम्मा बोलने का ऐसा है कि पायलट साहब इतने बड़े नेता हैं और ये बीजेपी तो ख्वाब देखने की बात कर रही है। पायलट साहब ने हमेशा कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस को मजबूत करने में, आज आप देख सकते हैं कि पायलट साहब से घबराए हुए इनके मोदी जी हों, चाहे से इनके जितने भी बड़े बड़े नेता हों, सब घबराए रहते हैं। जहां जहां पायलट साहब की सभाएं होती हैं, जहां जहां ये लोग मोदी जी जाते हैं तो वो नाम ले रहे हैं अमित शाह। और ये आप तो भटकाने की बात नहीं करें, जो बजट लेके आए बिल्कुल बजट निधार, बिल्कुल आप बेरोजगारी की बात करनी चाहिए थी, आपको किसान की बात करनी चाहिए थी, आपको युवाओं की बात करनी चाहिए थी, आपको महंगाई की बात करनी। अशोक गहलोत साफ तौर पे सचिन पायलट को मानसिक दिवालिया और इंग्लिश बोलने से कोई अच्छा नहीं होता, और तुम तो अच्छे स्कूल्स में पढ़े हो, हैंडसम दिखने से कुछ देखिए उनमें टैलेंट है तो उनकी तारीफ भी हो रही है ना, टैलेंट है। इस्तेमाल किया उनके लिए अपने ही पार्टी के लीडर के खिलाफ। ये तो हिस्ट्री में पहला ही उदाहरण मैंने देखा है कि अपने ही मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री जी ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं और उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी। मतलब इस तरीके से तो एक सभ्य इंसान किसी से भी बात नहीं करता है जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सचिन पायलट जी के लिए किया गया, जो कि इतने योग्य है। आज आप बता रहे हैं पायलट साहब ने इन चीजों पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। वो पायलट साहब ने हमेशा, अरे यही तो कह रहे हैं, बीजेपी खुद जानती है कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खुद के शब्द है, ये मेरे शब्द आज बीजेपी पूरा राजस्थान के अंदर हर नेता पायलट साहब से घबराया हुआ है। और पायलट साहब ने हमेशा कांग्रेस के नेता भी घबराए हुए। तो देखिए ऐसा है कि टैलेंट के अंदर पायलट साहब हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने का काम, कांग्रेस के नेता घबराए हुए, आप एग्री कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं भैया? कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कौन? पायलट साहब। नहीं वो तो कर रहे हैं, आप कह रहे हो ना नेता घबराए, तो बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। मोदी जी आते हैं तो पायलट साहब की बात करते हैं, उनको बात करनी चाहिए थी रोजगार की, उनको बात करनी चाहिए थी महंगाई की, उनको बात करनी चाहिए थी राजस्थान के अंदर इनके 25 सांसद थे, उन्होंने क्या काम किया। आज सिर्फ बात को इधर से उधर ले जाते हैं। पायलट साहब ने हमेशा अशोक गहलोत जी ने जो भी बात की तो पायलट साहब ने कहा मेरे बड़े हैं, उन चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ, आगे बढ़े और आगे चलकर हम लोग अच्छा काम करें। ऐसी बातें क्या है बीजेपी के अंदर, तोड़ने, देश को तोड़ने की बात, देश को जोड़ने का काम अगर तो हमेशा तोड़ने का। आज चर्चा है बजट की। पायलट साहब देश के लीडर हैं, पायलट साहब की आप खुद तारीफ करें, उनका टैलेंट है। उन मुद्दों पे हमारे घर के अंदर कोई बात होती है तो हमारे घर की बात है। आप चर्चा कीजिए बजट की, आप चर्चा कीजिए देश की, आप चर्चा कीजिए राज्य की। आपने युवाओं को क्या दिया, आपने नीट पे क्या चर्चा हुई, क्या दिया युवाओं को? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस सरकार में 17 बार पेपर लीक हुए। सर्वप्रथम हम तो नीट की बात कर रहे हैं। आज नीट पे हमने अगर पेपर लीक हुए तो हमारी पार्टी के अंदर पायलट साहब ने मुद्दे को उठाया है। नहीं यही बात आप दोबारा करे जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर पेपर लीक था तो उसके अंदर हमारी सरकार में पायलट साहब ने उस बात को उठाया, हमारे नेताओं ने उठाया, हम लोगों ने उठाया। पर आज नीट का पेपर पूरे देश में हुआ है, उस पर पूरा मदन दिलावर जी यहाँ कह रहे थे पेपर लीक पे कि सारी बड़ी मछलियां जल्द पकड़ी जाएगी, तड़प रही है मछलियां, और आपके अध्यक्ष डोटासरा बोले ये भी जल्द है ना जेल में जाने वाले, ऐसे बोल रहे थे। देखिए इनकी सरकार है, अगर कोई किसी ने जो भी इसमें कड़ी में जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो फालतू बातें करना और मुद्दों को भटकाने का काम। आप बजट पे बात करते हैं, राजनीतिक बातें बहुत हो गई है, गिया साहब से हम बात कर लेते हैं। सर आज जो मंदिर टेम्पल्स को लेकर बड़ी घोषणा हुई है, खाटू श्याम जी को लेकर, और कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। साथ ही आप देखिए जैसे काशी के अंदर, मथुरा के अंदर, यूपी के अंदर जिस तरह से कॉरिडोर बनाया था, मध्य प्रदेश में भी एक कॉरिडोर बनाया था, तो कॉरिडोर्स की बात अब राजस्थान में भी आ गई है। आज भजनलाल जी भी कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, वहाँ बने थे, अब यहाँ भी बनेंगे और भी कॉरिडोर बनेंगे। इसको आप किस तरह से, क्या हिंदुत्व का एक मैसेज देने के लिए ऐसा किया गया है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए टूरिज्म जो है अपने राजस्थान की जान है, और टूरिज्म से सभी लोगों को फायदा होता है। समाज के निचले तबके से लेके होटल इंडस्ट्री तक सबको फायदा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने को राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, इतना कुछ प्रेजेंट करने के लिए है। टूरिज्म यदि डेवलप होता है तो सब तरह की इकोनॉमी के लिए बहुत बेटर है।
अब ये तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे पहले टूरिज्म पे अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया गया और सरकार ने ये किया है तो बहुत अच्छा है, और इसमें बजट सरकार को और लाना चाहिए था। ये मेरे को लगता है अभी बजट कम है। अब पुष्कर है, ऐसा क्यों? पुष्कर एक इंटरनेशनल फेम की जगह है, लेकिन इसमें पुष्कर नहीं है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि पुष्कर को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि पुष्कर वाला जो एरिया है उसमें लाखों लोग आते हैं। अच्छा है सरकार ने खाटू श्याम जी वाला एरिया लिया है और भी कुछ एरिया लिए हैं, बट बजट को इनको बढ़ाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार जो इस पे काम कर रही है पानी पे, वाटर पे, तो वाटर भी एक दिन में नहीं आ सकता। ये एक दिन का नहीं है कि भाई आज सरकार आ जाए और दूसरे दिन पानी नलों में बहने लग जाए। इसके लिए भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं हुई? आज जयपुर शहर या किसी भी सिटी में जाते हैं, सब अपना पानी जाम हो जाता है। तो ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है ना, एब्सोल्युटली। ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है जिसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमने कई स्टेजेस पे बोला है। आई रिमेम्बर दैट कि वसुंधरा राजे की सरकार में भी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत काम हुए थे। बीच में बंद हो गया ये। बीच में कुएं, बावड़ियां पुरानी, उनको नहीं, सिटीज में भी थे। यहाँ राजस्थान में जयपुर सिटी में भी कई जगह वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, सरकारी बिल्डिंगों में होनी चाहिए। जहाँ हुआ है वो काम कर रहे हैं, वो चेकिंग होनी चाहिए। हमारे दर्शकों को भी बता दें कि जिसकी बात कर रहे हैं बहुत ही बिगेस्ट समस्या है और इससे हमारा निदान मिल सकता है, समस्या का समाधान हो सकता है। सर, मैं आपको एक बात बता दूं और दर्शकों को भी जानकारी दे दूं कि वाटर हार्वेस्टिंग की आप बात कर रहे हैं, मतलब पानी के संचय की बात कर रहे हैं, तो पुराने जमाने में सर जितने भी किले और महल होते थे ना, मैं आप जयपुर में चल जाइए, नाहरगढ़, जयगढ़, जितने भी आप देख लीजिए, सब में ये वाटर हार्वेस्टिंग का बना हुआ है, मतलब पानी के संचय का सिस्टम बना हुआ है। लेकिन सर आज प्रॉब्लम ये हो गई है, जिस तरह से शहरी इलाकों में छोटे छोटे मकान है, 50 गज का 100 गज का मकान है, तो वहां सर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसका कैसे समस्या का समाधान निकलेगा? ऐसे कैसे पानी बचाया जाए? वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होता है। मैंने वर्ल्ड में बहुत से कंट्रीज देखे हैं, कहीं पे ऐसे पानी भराव की समस्या नहीं है और सब जगह ही कंपलसरी है। हम लोग इतने रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, इतना साइड बैग ही छोड़ना है, सब कुछ करना है। वाटर हार्वेस्टिंग तो राजस्थान में जहाँ अपनी बारिश कम होती है वहां तो होना चाहिए, और पुरखों ने अपन ने किया हुआ था। आज अपने पूरा रेगिस्तानी इलाका जैसे सीकर और झुंझुनू, उधर पहले वाटर हार्वेस्टिंग से ही अपना पानी आता था। सरकार का इस तरफ ध्यान और जाना चाहिए कि वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी तो है, उसको थोड़ा सा इफेक्टिवली मॉनिटर करे, जनता को वो बताए। देखिए, मैं आपको दर्शकों को बता दूं, बड़ी घोषणाएं क्या हुई है। 25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा, ऐसा बोला गया बजट में। होगा नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। 2 लाख घरों को मिलेगी नई बिजली कनेक्शन। दिल्ली के भारत मंडप, जिसमें आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक टीवी चैनल में भी इंटरव्यू दिया था और कई बीजेपी के कार्यक्रम भी वहां पर होते हैं। उसी की तर्ज पर जयपुर में भी राजस्थान मंडप तैयार किया जाएगा, ऐसा कन्वेंशन सेंटर तैयार किया जाएगा हाईटेक। और राजस्थान में पर्यटन विकास बोर्ड बनेगा। पहली बार बोला कि पर्यटन का ध्यान इस ओर राजस्थान की ओर मुझे लगता है कि पीएम मोदी का है, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी बनाए गए गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही यहाँ पर दिया कुमारी पर्यटन मंत्री है। तो 2 डबल इंजन वाली बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब केंद्र का विजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बीकानेर, बोडाल, जिसमें सोलर पार्क कई जगह बनाए जाएंगे, ऐसी घोषणा हुई है। जालाना में 40 करोड़ की लागत से वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान खुलेगा, ऐसी घोषणा हुई। निधि, ये जो घोषणा हुई है, क्या ये इम्प्लीमेंटेशन होगी, धरातल पर उतरेगी या उपचुनाव को देख के घोषणा हुई है? डेफिनेटली धरातल पर उतरेगी। बजट जो कि है बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। आप देखेंगे इसमें सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है बजट के अंदर। आप देखिए जो बेसिक समस्याएं थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़क, पानी, बिजली, हर चीज का सोल्यूशन इसके अंदर किया गया है। एयरपोर्ट्स की मैं बात करूँ, टूरिज्म, जैसे अभी या साहब बता रहे थे कि टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली उसका भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ हरित क्रांति की बात करी गई है कि पर्यावरण को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं। हर जिले के अंदर मातृ वन बनाए जाएंगे और उसके अंदर वन मित्रों की भी भर्ती की जाएगी। तो क्या हुआ, एक तो पर्यावरण की हमने सुरक्षा कर दी, दूसरा हमने रोजगार के अवसर प्रदान कर दिए, तो दोनों चीजें बैलेंस हो गई। तो बहुत अच्छी चीज है ये हरित क्रांति की जो बजट के अंदर बात करी गई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ग्रीन फील्ड, एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेस वेज भी बनेंगे। हर चीज का ध्यान रखा गया है बजट के अंदर। देखिए, मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ। किसानों को मॉडर्न कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अलग से बोर्ड बनाया जाएगा। गोवर्धन परियोजना शुरू होगी। सर, मुख्यमंत्री जी गोवर्धन जाते परियोजना भी शुरू हो गई, आपका क्या कहना है?
देखिए, परियोजना योजनाएं जो बात की गई, ये सबसे बड़ी जो मेन जो हमारा विषय है कि जनता तक इसका फायदा पहुंचे, उस पर धरातल पर उतरे। पढ़ने में बहुत अच्छी लग रही है, आप सब सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, लग तो रहा है कि योजनाएं होती हैं तो हमारे राज्य का डेवलपमेंट होता है, पर यहाँ इनका बिल्कुल पढ़ा और पढ़ने के बाद अभी आपने देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले बजट लेके आए, पर इन्होंने ध्यान ये नहीं दिया है कि पानी, गर्मी आ रही है, पानी की दिक्कत आएगी, उस पर इन्होंने पीएचडी के अंदर कोई भी अलग से गर्मी को देखते हुए बजट नहीं दिया। बिजली पे इनका बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो आज मेन विषय है कि जो जिलों की बात थी, आपने कमेटी बनाई थी, नए जिले बनने थे, उनके लिए आपका क्या बजट है? तो आप ये सबसे गंभीर सब्जेक्ट है कि बजट कैसे क्या लगे, बजट कहाँ किसको दिया जाए। बात घोषणाएं हो रही हैं, घोषणाएं तो जब होगी जब आपका होगा कि हमने ये चीजें यहाँ कर दी। अब ये जो आप जिलों की बात है, तो सबसे मेन तो है जिलों के बारे में कहीं चर्चा नहीं। चिकित्सा के अंदर हम बात करें तो जो बीमा हमारी योजना थी 25 लाख की, उस पर बिल्कुल क्लियरिटी से इन्होंने बात नहीं की, 5 लाख पे अटका दी। आज गरीब आम आदमी उस योजना का फायदा लेता था, आज उस फायदा में कंफ्यूज है। हॉस्पिटल में जाता है तो अभी तक तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। का नाम चेंज कर दिया। ऐसा है कि जो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, जब आपको पता लगेगा कितनी खामियां हैं, अभी तक तो इसमें इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, भटक रहे हैं। और फिर हम लोग चाहते हैं कि हमारे राज्य के अंदर गरीब किसान के जो वर्ग है, वो पहले अपना मकान, जमीन बेच देता था, उस योजना से उनको ये फायदा मिला कि आज उन्होंने ऐसी अपनी जमीनें कोई बिकी नहीं और उनके इलाज के अंदर उनको हर फैसिलिटी मिली। आज ऐसे में इसमें पर जब से सरकार ये आई है तब से लोग परेशान हैं। योजना ये बात तो करते हैं, पर उसको कैसे डेवलप करना है। सर मैं आपके पास आता हूँ सर, एक मेरा सवाल ये है सर, मैं इसमें बीच में पहले सप्लीमेंट करना चाहता हूँ। मेडिकल जो फैसिलिटीज सरकार दे रही है, इसमें थोड़ा सा हमारा रिजर्वेशन है। हमारा रिजर्वेशन ये है कि सरकार को मेडिकल फैसिलिटी सब नागरिकों को देनी चाहिए, बट कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन ऐसे है कि भाई जिसके 2 बच्चे हैं वहां तक तो आप फ्री दीजिए, पर जहां 2 से आपके 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, तो वो तो कोई चीज नहीं, उनसे तो आपको चार्ज करना चाहिए, क्योंकि जिससे ऑनेस्ट टैक्स पेयर है वो पैसा दे रहा है और हम उनके लिए दे रहे हैं जिनके 10 से 12 बच्चे हैं। जो बच्चे संभाल नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते, जो खिला नहीं सकते, उनके लिए हमारा सही बात है। ये उनका रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अगर कोई चीज आती है तो उसको करना चाहिए, उसमें बोलने की क्या बात है। कोई चीज है उसको सरकार को करना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल जो आएगा, पॉलिटिकल थोड़ा सा सरकार को इसमें थोड़ा सा झेलना चाहिए कि कुछ नहीं, 2 बच्चों के बाद आपको हाईएस्ट पेमेंट करना, फिर क्या मुसलमानों का मैंने नाम नहीं लिया, मैंने जनता के लिए कहा कि 2 बच्चों से ज्यादा जिसके पास है, जो चर्चा कर रहे हैं उसके बाद सब्जेक्ट को हमारे के चले जाते हैं। यही बीजेपी की विचारधारा है। मैं नहीं कर रहा, हमारे जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, हम इसलिए मेहनत करके टैक्स का पैसा नहीं दे रहे हैं कि जो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करें और उन पे हमारा पैसा खर्च किया जाए। जब वो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते तो बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है। इनकी बात में। और दूसरी चीज, 1 मिनट, सरकार जो एक ही चीज पे फोकस किया है सरकार ने वापस इस बार, कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हीं को फैसिलिटी दी जाए कंटिन्यूस। तो ये तो कोई चीज नहीं है। केवल बच्चे पैदा करने के लिए सरकार हेल्थ देगी, केवल 2 बच्चों तक आप पूरी फैसिलिटी दीजिए, 2 बच्चों के बाद यदि कोई को बच्चा पैदा करना है तो उससे आप डबल पैसा लीजिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। और ये हम लोगों का बहुत ये ड्रास्टिक डिसीजन जो होना चाहिए, जब भी आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं है ऐसी पोजीशन जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज है, तो वहां मेडिकल में लोग बहुत पैसा लेते हैं। इतना बड़ा डिसीजन तो मोदी जी ले सकते हैं ना, केंद्र ले सकती है। नहीं, ये स्टेट में भी हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं। हम मोदी जी को बीच में मत लाइए, ये अपन स्टेट बजट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट बजट में मोदी जी का कोई लेन देन नहीं है, इसलिए अपन डिस्कशन में मोदी जी को नहीं लाए तो ज्यादा बेटर है। और जहां हेल्थ फैसिलिटी है, स्टेट का सब्जेक्ट है, सारे मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल रहे हैं, आप देखेंगे तो जितना काम सरकार करती है उससे डबल तो भीड़ आ जाती है। और फिर आप उसमें एक डॉक्टर की पोजीशन ऐसी है कि वो बेचारा जहां ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां 10 पेशेंट 20 पेशेंट देखते हैं, यहाँ 200 पेशेंट देखते हैं, और उसके बाद जरा से कुछ गड़बड़ हो तो डॉक्टर को मारा पीटी हो जाती है, हॉस्पिटल में मारा पीटी हो जाती है। तो क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि अपन जो है मेडिकल फैसिलिटी फ्री, आप जितने बच्चे हैं पैदा करें वो चलने दीजिए, और सरकार को उनको झेलना ही झेलना है। आप चार्ज क्यों नहीं करते हैं? आप इसको न्यूज चैनल के थ्रू भी आप कम से कम इन चीज को तो उठाइए।
मेरा एक सबमिशन आपसे, इन चीजों को उठाइए। ये 2 बच्चों के बाद है तो आप उसको चार्ज करिए। गया साहब, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे। हर बार कोई भी सरकार हो, कांग्रेस बीजेपी, मैं तो न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, हर बार सरकार लेके आती है बजट, कभी लोक लुभावना होता है, कभी चुनावी होता है, कभी बैलेंस होता है, कभी उपचुनावी होता है, कभी क्या होता है। लेकिन सर एक बात बताओ, ये राजस्थान में इनकम तो है ही नहीं सर, ना तो यहाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री आती है तो इसलिए नहीं आती, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और इंडस्ट्री आती है कोई भी सरकार हो। वसुंधरा राजे जी एक समिट कराया, उसमें बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आए, अडानी अंबानी तमाम तरह के नाम आए। उसके बाद क्या होता है सर, वो ज़मीन लेते हैं, फिर वो सिंगल विंडो सिस्टम होता नहीं है, छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं वो तो इसलिए भग जाते हैं, करप्शन में होते हैं, सिंगल विंडो नहीं है। और फिर क्या होता है सर, जो बड़ा व्यापारी है वो तो ज़मीन लेके चुपचाप बैठ जाता है, इंडस्ट्री लगाता नहीं है। यहाँ पे सर क्या लगता है, ये क्या बड़ी समस्या, आवक कैसे हो, पैसा कैसे आए सर, पैसा खर्च? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया और इसमें एक छोटा सा आपने आंसर भी दे दिया है। आंसर ये है कि भाई जैसे लोग क्यों नहीं आते हैं, तो वो इसलिए नहीं आते हैं कि यहाँ करप्शन का लेवल बहुत ऊपर लेवल, बहुत हाई है। आप चाहे माइनिंग में देख ले, रोज हम जिस तरह से पेपर में पढ़ते हैं उस तरह से करप्शन का लेवल बहुत हाई है। हर चीज में करप्शन, पहली चीज। दूसरी चीज, हम जिस चीज को यहाँ डेवलप नहीं कर, जो हमारा ऐसा इकोसिस्टम नहीं कि जो चीजें डेवलप हो उस चीज के पीछे अपन भागते हैं। हम यहाँ टूरिज्म को डेवलप कर सकते थे, लेकिन हमने टूरिज्म को डेवलप नहीं किया। इस बार बजट सरकार ने टूरिज्म को कहा है, टूरिज्म पॉलिसी लाने को कहा है, और उसके लिए जैसे आपने कहा 300 करोड़ रुपया मंदिर को दिया, लेकिन अभी मैंने कहा छोटा है। इसी तरह आईटी इंडस्ट्री है, जहाँ सर्विस इंडस्ट्री के लिए राजस्थान बेटर है, बट आईटी इंडस्ट्री में इस बार बजट के लिए सरकार ने कहा है कि जयपुर में बनाए, तो उसमें मेरा कहने का मतलब है कि ये भी एक कम है। सरकार को इस पे वार्ड लेवल पे काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग दिल्ली से बहुत पास में हैं, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सब कुछ है, आईटी यहाँ बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे बाहर जाके काम करते हैं और हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है। तो ये मिसमैच जो हो रहा है ना, एक मिनट में जो मिसमैच होता है ना, कि जिस चीज के लिए अपन यहाँ कर सकते हैं उसको तो कर नहीं रहे, और जिसके लिए नहीं कर रहे हैं उसके लिए पीछे भाग रहे। पानी से रिलेटेड इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या ऐसी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं जिसका रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, आप उसको क्यों डेवलप करना है? आप टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं। सचिन पायलट हमेशा युवाओं की आवाज उठाते हैं, यहाँ के मेधावी छात्र बेबस है, मजबूर है राजस्थान से बाहर जाने के लिए। सरकारी जॉब यहाँ पर कुछ तो कोटों में अटक जाती है, कुछ पेपर लीक हो जाती है, बेचारा युवा जाए तो जाए कहाँ। आप सचिन पायलट के, आपको नेता मानते हैं आप सचिन पायलट को, क्या लगता है कैसे विषय उठाएंगे आप लोग? देखिए, हमारी सरकार में भी पायलट साहब ने युवाओं के बारे में बात की और जहाँ जितनी कोशिश हो सकती थी उस कोशिश के अनुरूप बात की। आज हमारे चाहे से केंद्र हमारी जो कांग्रेस की है उसमें भी इन मुद्दों को उठाया, उस पर पायलट साहब ने जो मांगे रखी थी उस पर भी कानून बना। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि जब किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा जब शहर में पढ़ने आता है, कॉलेज में पढ़ने आता है, तो उसके माँ बाप जो फीस की व्यवस्था करते हैं तो कैसे करते हैं। हम कहना आसान है कि किसी के बारे में कि हम लोग शिक्षा के अंदर, चिकित्सा के अंदर उनको बेनिफिट्स नहीं दें, उनको छात्रवृत्ति नहीं दें, हम लोग उनको हेल्प नहीं करें, पर उन लोगों पे जब ये चीज़ें होती हैं, चाहे से कोई भी पेपर लीक होता है, तो वो सबसे बड़ी चोट उन परिवारों पे लगती है जो गरीब है बिल्कुल। क्योंकि इतनी मेहनत से करता है, वो परीक्षा देता है, कितनी मेहनत करता है, वो कैसे उनके माँ बाप उनको कैसे पढ़ाते हैं, किसी से कोई कैसे व्यवस्था करता है, कोई कर्जा लेके करता है, कोई बिल्कुल अपने पेट के अंदर रोटी भी नहीं खा पाता पर वो अपने बच्चों को पढ़ाता है। इस मुद्दे को गंभीरता से हमारी सरकार में भी पायलट साहब ने उठाया और इन चीज़ों पर हम चाहते हैं कानून बने। और जो लोग इसके अंदर मेन लोग हैं, जब तक हम बड़ी मछली को नहीं पकड़ेंगे और कौन है इसके अंदर जब तक नहीं होगा, और इस पर कानून बना था, उस पर सरकारों को आगे काम करना चाहिए। और ये नहीं कि हम बात करें कांग्रेस बीजेपी करते रहे, इससे नहीं होगा। आंसर देना पड़ेगा किसका, जब जो सीट पे होता है जिम्मेदारी उसकी बनती है, तो इन जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। आज आप भी बात कर लेते हैं कि चलिए हमारे किसी ने कुछ भी कहा, उसका नुकसान हुआ। अगर कोई सीनियर आदमी मेरे परिवार में भी अगर मेरे को अगर कुछ बोल रहा है तो उसका नुकसान परिवार में होता है। मुख्यमंत्री जी ने अगर पायलट साहब के लिए गलत बोला तो उसका नुकसान हमारी पार्टी को भी हुआ।
तो इन चीजों को नहीं, पायलट साहब ने हमेशा जनता, कांग्रेस इसलिए आ रही, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ नुकसान हुआ है ना, मैं कह रहा हूँ हम लोगों को इन चीजों पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई चीज है सच्चाई रखने में, पहले ये देखिए राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, जो बात है उसको सही से कहो। तो ये चीज हमारे पर मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, हम लोग जो बात करनी चाहिए सच्चाई पे बात करनी चाहिए। हमें मुद्दों से भटक के हमारे राज्य के अंदर डेवलपमेंट कैसे हो, रोजगार कैसे आए, हमारे आम गरीब को फैसिलिटी मिले। देखिए कई बड़े बड़े, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बड़े बड़े लोग फैक्ट्रियां लगाते हैं और वो फैक्ट्रियां 2 साल 3 साल में बंद हो जाती है, वो भी हमारा पैसा होता है और उनका लोन माफ़ कर दिया जाता है। तो वो बाहर किस पे आता है, वो हम पे आता है। हम लोगों को, गरीब आदमी को फैसिलिटी देने की बात कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं छात्रवृत्ति मिले, उन लोगों को मिले, टैलेंटेड लोग ही तो इन चीज़ों में आए। और जो गरीब है, जो गांव के अंदर ज़मीन बेच के आप जाएंगे तो वहाँ लाइन लगी रहती है, तो गांव के लोग यहाँ आते हैं, एसएमएस में हो, बड़े हॉस्पिटल में, वो तो कहीं जा नहीं सकते। पर आज उस फैसिलिटी का अगर फायदा हम उन चर्चाओं में एक मुद्दे से भटकाकर चर्चा करते हैं, अगर कोई चीज़ में सुधार हो सकता है तो उसका सुधार करने के लिए करें। पर ऐसी योजनाएं जो गरीब के हित में, आम जनता के हित में, उसमें अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो आप इन चीज़ों को खुद समझ सकते हैं कि देश के अंदर 80,000 करोड़ रुपए उन लोगों का माफ हो जाता है। अभी तक तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ किसका पैसा कहाँ गया। तो ये जनता का पैसा है, किस पे माफ हो रहा है, जो गरीब के अंदर सुविधा मिल रही है उसको आप काटने का काम करें। तो ये देखिए सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, छोटे छोटे आम गरीब आदमी कुछ कह रहे हैं। मैं 2 पॉइंट पे बोलना चाह रहा था। एक तो गरीब कौन होता है, यदि मैं 2 बच्चा है और मैं यदि 10 बच्चे कर लूँगा तो मैं गरीब होना ही होना हूँ। तो इसमें कोई वो नहीं, गरीब का मतलब ये है कि भाई जो उसकी फैमिली छोटी है और मेहनत कर रहा है फिर भी नहीं कमा पा रहा, तो वो तो गरीब कह सकते हैं। बट एक आदमी 1-2 बच्चे पालेगा, एक आदमी जब 10 बच्चे पालेगा तो 10 बच्चे वाला गरीब होना ही। देखिए तो एक तो उसको अपन भूलें, है जी, आप कह रहे हैं कि एक ट्रैक पे चले गए, 2 बच्चे 5 बच्चे, ये सरकार का जिम्मेदारी बनती है। अगर ऐसी चीजें हैं और आप जो चर्चा कर रहे हैं उस पे ओपन, आप इस चीज को, मैं जो हम लोग कह रहे हैं गरीब जो किसान है ना, वो जो खेती करता है बारिश के अंदर, आज अगर बारिश कहीं ज्यादा हो गई, उसका खेत डाउन है तो उसका बीज पूरा खराब हो जाता है। होना चाहिए उसका सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए, मेडिकल पूरे साल का पेट भरता है वहाँ बरसाती खेती से। अब वो खेती उसकी खराब हो जाती है तो वो गरीब है। आप धरातल पे जाएंगे, आप 70 साल से नहीं, ये 70 साल से अपन काम कर रहे हैं तो भी गरीब का ये अभी कभी गरीबी खत्म ही नहीं होगी। प्रकृति की है, जमीन के अंदर खेती करता है, अगर बरसात हुई तो ये अपन फैसिलिटी क्यों नहीं, हम बात कर रहे हैं उनकी बात करनी चाहिए। 70 साल में अपन गरीबी दूर नहीं कर पाए तो अपन ने कुछ डेफिशिएंसी अपनी पॉलिसीज में, ऐसा नहीं है। 70 साल में अपन पानी पीने का नहीं कर रहे, आप बोले 6 महीने में कर दें तो कैसे होगा? 70 साल में तो इसके बाद आप सोचिए भी कंजेशन हो गया पानी का। देखिए दूसरी चीज जो आप जो बोल रहे हैं ना कि तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन इतनी ना, ये जो बोल रहे हैं पैसा माफ करने वाली चीज, तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने बैंक की ऑडिट स्कूप करी है, तो मुझे पता है ये जो पैसा राइट ऑफ नहीं किया गया है, ये पैसा जो पहले दिया गया था उसका 100% प्रोविजन किया गया क्योंकि वो रिकवरी नहीं हुई थी। उस पैसे को जब इनकम टैक्स का बेनिफिट लेना होता है तब वो राइट ऑफ होता है। मैं सहमत हूँ पूर्ण रूप से। इतने बड़े बड़े उद्योगपति भाग जाते हैं, पैसे लेते हैं बैंक से, भाग जाते हैं, भारत से बाहर चले जाते हैं। वो भी तो सर, वो भी तो नुकसान कर रहे हैं ना। एकदम सही है, लेकिन कब दिया पैसा आप ये देखिए। आप सबसे पहले, आपकी बात बहुत बढ़िया है, बट आप सबसे पहले देखिए जो भागे हैं उनको पैसा कब दिया गया है। आप पहले उसको देखेंगे तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं, आपने तो शब्दों में सारी चीजें बयां कर रहे हैं, देख लें जो आरोप लगा रहे हैं। आप तो एक, मैं आपसे कहना चाहिए, आप देश के बारे में सोचें, राज के बारे में सोचें। आज जहाँ गलती हुई है, अब मैं पकड़ के थाने में किसी को बंद करके चले जाता हूँ और मेरा ट्रांसफर हो जाता है और आप वहाँ पोस्टिंग हो जाते हैं और आपके सामने भागेगा, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी कमी है। आप इन चीजों को तो देखें, किसने क्या कमी दी? हमने आपको पैसा दिया,
आपने कोई चीज दी उसके फैसिलिटी के अनुसार, आप उसको जब हमारी सरकार चले गई, हम तो चाहते हैं देश में रोजगार डेवलप हो और जो कंपनियां, जो हमारे व्यापारी हैं, उन लोगों को हम फैसिलिटी देने की काम करते हैं। अगर वो उसको भगाने का काम किसने किया, उनको बिना फालतू में माफ करने का काम। आज 10 रुपए की चीज अगर 100 करने वाली जो चीज है ना, ये आपका मिसकंसेप्शन है सर, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। एक चीज मैं भी add- एक सेकंड, सरकार ने कोई पैसा माफ नहीं किया, ये प्रोविजन उन्होंने बनाया हुआ है, बुक्स में उनका पैसा एज इट इज है। इनकम टैक्स बेनिफिट लेने के लिए बैंक को एक प्रोविजन में उसको राइट ऑफ को मेमोरेंडम बुक्स में रखना पड़ता है, और उसकी सारा प्रोसीजर रिकवरी का वो सेम रहता है। ये जनता में बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि सरकार ने 10 लाख करोड़ माफ कर दिया। कोई माफ पैसा किसी का कोई नहीं कर सकता जब तक कि उसके बाद असेट है वो सरकार की। एक बार सर मैं आपको दूसरी चीज, एक मिनट, बैंकिंग इंडस्ट्री आज की टाइम में सबसे बेस्ट पोजीशन पे है। आज की टाइम में हिस्ट्री से आज तक बैंक्स ने 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, एनपीए सबसे कम है, बैंक को इतना कंट्रोल कर रखा है आपके कि कोई भी गलत लोन अब नहीं हो सकता। इतनी ट्रांसपेरेंसी है, इतनी मॉनिटरिंग है। ये एक, मैं वैसे नहीं बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं, लेकिन अभी बहुत अच्छा आप बैंकिंग जो चर्चा कर रहे हैं बहुत अच्छी है। और ये इसके अंदर जितने भी ये किसी का लोन माफ नहीं किया गया। 10 रुपए का टेंडर होना था, वो 100 रुपए का टेंडर होना है। आप देखिए वो कंपनी कितने लॉस में है और उसको बार बार ऋण दिया जा रहा है, और उसी व्यक्ति विशेष को उसमें माफ भी किया जा रहा है पैसा। तो वो जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। माफ किया गया है। माफ हम बता रहे हैं ना, हमने बैंकिंग का ऑडिट करी, हमको पता है कोई माफ नहीं होता, न कर सकता है, और न ऐसे लोन होते हैं जनता का पैसे को गलत यूज किया जा रहा है। मैं बस ये ऐड ऑन करना चाह रही थी कि बात पैसों की चल रही है, तो मोदी जी ने सरकार बनने के बाद एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि स्विस बैंकों में जो पैसा लोगों का जमा था, पहले कोई भी जाके पैसा जमा कर देता काला धन कब आया? काला धन जिनको कहाँ आया? बिल्कुल नहीं, सही मैं बताया, क्या बोलने कह रही हूँ, दें, ये बात तो सुनिए आप। तो मोदी जी ये ने क्या एक करार किया है स्विट्जरलैंड के साथ कि अब जो भी खाते खुलेंगे उसकी पूरी जानकारी हमें पहले ही मिल जाया करेगी, राइट? बिना इंफॉर्मेशन के अब आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये काम, ये इनिशिएटिव तो हम बात तो आपने जनता से ये की थी कि हम काला धन लाएंगे। आप बात क्या कर रहे हैं? काला धन किसका है, काला धन आया क्यों नहीं, वो बात की थी। आपने अच्छे दिन की बात की थी, मोदी जी ने, वो अच्छे दिन आए। आज महंगाई की बात, आम जनता परेशान है, आपने बताया और उसका कि रिजल्ट आपको दिया कर रहे हैं। इकोनॉमी अच्छा काम तभी कर सकती है जो बैंक्स अच्छा काम कर रहे हो। बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। अमेरिका क्यों डूबा था, क्यों आया था इकोनॉमिक क्राइसिस? क्योंकि बैंक्स डूब गए थे। अब बैंक्स अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब देश अच्छा काम कर रहा है आर्थिक रूप से। क्या दिक्कत है? आर्थिक रूप से हम सक्षम हो गए। देखिए, जनता का पैसा वो सिर्फ रोटेट होना हमारे सिस्टम का काम, पर हमारे यहाँ शुरू में भी जब काम हमारे घर परिवार में भी हमारे बुजुर्ग लोग होते थे, तो हम लोग जब पैसे की जरूरत पड़ती थी तो 10, 20, 50 हज़ार उनके पास मिल जाते थे। आज की स्थिति है कि वो घर में किसी को 1 लाख 2 लाख रुपए जिसका लेवल होता था 10 हज़ार का, वो 10 हज़ार, किसी का 5 लाख का है, तो एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते। आज की स्थिति यह है धरातल पे, कोई 10-20 हज़ार रुपए की जितनी की लेन देन करता है वो पैसा घूम नहीं पा रहा। आज मनमोहन सिंह जी के टाइम में पूरे वर्ल्ड में जब देश मध्य के दौर से जूझ रहे थे, तो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी चीज कि पैसे का आम लोगों में उस पैसे का रोटेशन था, हर आदमी अपनी सेविंग करता था। आज बैंकिंग के अंदर कई लोग डर के मारे कई चीजें नहीं कर पाते। आज उसी पैसे को हमारी सरकार के अंदर घूमने और वो पैसे का गलत उपयोग हो जाता है, लोग डर रहे हैं। आज कई चीजें हैं उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। आपने फैसिलिटी तो दे दी, पर उस फैसिलिटी का जनता को फायदा कैसे मिले? हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। आप बात कर रहे थे 2 बच्चे 3 बच्चे, जब हम लोग शिक्षा के अंदर जितना हम लोग सब कोशिश यही करती है, सरकारों को कोशिश इसी विषय में करनी चाहिए कि हमारे यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। जब हम लोग शिक्षित होंगे तो इन चीजों के दूर। सर वैसे जनसंख्या भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, उसको सरकार को इन चीजों को गंभीर लेती है और लेना भी चाहिए, पर इस पे आपने कहा कानून बने, सख्ती से बने। कई चीजें हैं कि हम लोग चर्चा तो कर लेते हैं, हम आपस में बात कर लेते हैं, पर इस पे बिल्कुल भी किसी का ध्यान नहीं जाता। आज हम लोग इस चर्चा कर रहे हैं कि पानी सबसे मेन इशू रहेगा। राजस्थान में पानी बिल्कुल भी नहीं। आज जयपुर शहर के अंदर स्थिति ये है कि कहीं भी बोरिंग किया जा रहे हैं तो 1000 के डाउन जा रहा है। मैं बात करता हूँ
हमारे जहाँ जयपुर का पानी, जयपुर शहर का झोटवाड़ा, नांगल जैसा बोरा, मुल्लीपुरा से जो पानी जयपुर का पानी पिलाता था, आज वहाँ जल स्तर डाउन चले गया। सरकारें हों, वही अधिकारी चलाते हैं। हमारा सब्जेक्ट है कि इन चीज़ों पे काम होना चाहिए, और बिल्कुल भी काम नहीं है। हम जो अब सिविल लाइन, हम 22 गोदाम पे पुलिया पे उतर रहे हैं तो पानी स्टोरेज है, तो किसका ध्यान नहीं है इस पे? कड़ाई से निर्णय होने चाहिए। और जो लापरवाह लोग हैं, अभी एक पिछली कांग्रेस सरकार में नालों के काम चल रहे थे, तो कई खामियां आई। तो हमारे विद्याधर नगर के अंदर उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने फ़ोन किए, जनता गई तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फ़ोन किया तो उन्होंने तो कह दिया कि मैडम ये चीज़ ऐसे है, पर उसमें इतनी बड़ी लापरवाही थी कि पानी की लाइन को उस नाले के नीचे दाब दिया गया और उसको 10-15 जगह से डैमेज हो गई। पर जो सिस्टम में है, जिनको नॉलेज नहीं है, जो नीचे से नहीं आया, और उस अधिकारी की बात छुपाने के लिए अधिकारी एक चीज़ को दबाते हैं। तो हम लोग इस चीज़ का विरोध करके उन चीज़ों को, जब तक चाहे से जनता को भी इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर जब कार्रवाई होगी तो अपने आप सुधार होगा, और हम लोग बात करने से नहीं होगा, ये जनता को जागरूक होना पड़ेगा इन सब जगह। इसमें 150 करोड़ पे ट्रैफिक सिग्नल को मतलब ट्रैफिक जाम नहीं हो, मैकेनाइज करने के लिए 150 करोड़ की घोषणा। तो ये सही के बात कह रहे हैं कि जब तक ड्रेनेज का अभाव होगा, मैं देखता हूँ जब भी बरसात होती है तो पानी जमा हो जाता है और लंबी लाइन जयपुर में लग जाती है। तो ड्रेनेज तो पहले करना पड़ेगा। ट्रैफिक सिग्नल से क्या हो जाएगा? सिग्नल 50 लगा दो, हाँ गिया साहब 50 सिग्नल लगा दो, 500 लगा दो, लेकिन जब तक आप ड्रेनेज की समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक वो सब ये। लेकिन ये जो ट्रैफिक है ना, ये केवल बारिश में जाम नहीं होता है, ये हमेशा जाम रहता है। इसका कारण क्या है कि यहाँ ट्रैफिक इंजीनियरिंग नहीं है। यहाँ ये जो भी डिसीजन लेते हैं ना ट्रैफिक के लिए, वो ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं और वो बताते हैं भी यहाँ सड़क ऐसे बन रही है, जबकि ये होना चाहिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग विंग, जो कि अपने राजस्थान में नहीं है। पहले और प्रदेशों में है सर, सब यहाँ इंडिया में नहीं है। अच्छा। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की विंग ही नहीं है। वो इंजीनियर्स अलग होते हैं जो ट्रैफिक का काम देखते हैं, कैसे सड़क होनी चाहिए, कैसे कट्स होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना ऑटोमेटिक होने चाहिए। अपने एक जेएलएन मार्ग पे थोड़ा कैमरे से अपने लगाया तो उसके लिए प्रोटेस्ट होने लग गया, तो वो अपना सिस्टम ऐसा होना चाहिए कड़ाई का कि भाई कोई भी आपने रूल तोड़ा तो आपको वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी पुलिस वाले क्या है कि अपना काम डिफरेंट तरीके से करते हैं, किस तरह से उनको पैसे चालान का वो कोटा करना है, वही वाली बात आती है सर। इसमें जनता की भी कमी है। तीसरी चीज जो जनता की कमी, तो वो मैंने आपको पहली चीज क्या कही, पहली चीज कही है कि बच्चों में स्टार्टिंग से, बचपन से अपन को मोरल, एथिक एंड सिविक सेंस, ये किसी बजट में ही नहीं आता है। किसी का पार्ट ही नहीं है। किसका पार्ट है ये? अपन सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले तो पढ़ाते थे नैतिक नहीं, पढ़ाना और एक्चुअल में इंप्लीमेंट कराना। आप जापान में जाएंगे, आप किसी भी कंट्री में चल जाएं, वर्ल्ड की छोटी छोटी कंट्री में, बच्चों से स्कूलों में सफाई भी कराते हैं, प्रैक्टिकल चीजें भी बताते हैं। अपने यहाँ कहाँ है? उस चीज को बजट में या सरकार को अपने किसी एजेंडे में लेना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट। मैं नैतिक शिक्षा की बात कर रहे थे गिया साहब, मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ बजट में जो प्रोमिनेंट चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं जो लेके आए हैं। 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस बार 35 करोड़ पे शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे। दीर्घकालीन कृषि लोन की 50 करोड़ की 100 करोड़ बजट रखा गया है। सब में फसली कर्ज चुकाने के लिए 2% अनुदान मिलेगा। प्रदेश में 500 नए एपीओ खोले जाएंगे। 150 ग्राम सहकारी समितियों में गोदाम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। ऊंट संरक्षण मिशन शुरू होगा, 20,000 का अनुदान मिलेगा। इतनी सारी घोषणाएं कर दी, कृषि मंत्री तो थे ही नहीं आपके। क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत क्या है? कृषि मंत्री तो करोड़ी लाल जी तो इस्तीफा दे दिए। देखिए, इसमें समझदारी हमको खुद को ही करनी पड़ेगी कि ये कह रहे हैं क्या दिक्कत है। जब तक इसके ऊपर अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये क्यों बनाए जाते हैं कि उसकी मॉनिटरिंग हो। उसकी मॉनिटरिंग ही नहीं होगी तो धरातल पे कैसे उतरेगा। तो अभी तक तो ये सरकार के अंदर अनुभव की बिल्कुल कमी है, और वो दिख भी रहा है कि आपने जो कहा कि जो शब्द यूज किए तो वो अनुभव ही है कि इनको अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सरकार से भी कागजों के अंदर पढ़ने में और धरातल पे इन पे कोई काम नहीं होने वाला। इनका कोई विजन ही नहीं है। आप करोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बीजेपी का
इनका आपसी जो भी है, हम लोगों को इन पे चर्चा नहीं नहीं, करनी पर चाहिए। बाबा ने इतना संघर्ष किया, आपने खुद ने देखा। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, जो जनता के मुद्दे उठाते हैं वो पार्टी के अंदर भी अपनी बात मजबूती से रखते हैं। उन चीज़ों को तो अगर कोई दरकिनार कर रहा है तो गलत है, और पार्टी के अंदर इनकी क्या चर्चा है क्या नहीं है उसमें हमें इस पर ध्यान नहीं देना। हमें तो इस पर ध्यान देना है कि हमारे राज्य का विकास हो। आप पॉलिटिकल कोई सब्जेक्ट को बुलाएंगे तो मैं अच्छी तरह आपसे बात करूंगा। आपने बजट पे बात कर रहे हैं, बजट पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन बजट पे आज पूरे दिन जो हंगामा हुआ वो ये हुआ कि कृषि मंत्री करुणलाल मीणा वहाँ मौजूद नहीं थे, डोटासरा ने हंगामा किया। लेकिन उसका जवाब कौन देगा? नहीं, मेरा ये उसका जवाब बीजेपी के, नहीं मैं कुछ और बोल रहा हूँ, उनसे पूछूंगा। नहीं मेरा आपसे ये बीजेपी पूछना के, है। देखिए ये भी क्या जवाब देंगी, इन लोगों में इतनी है नहीं कि ये डरे हुए लोग हैं। आप खुद देख सकते हैं कि एक आपने वीडियो आया होगा कि मोदी जी कोई प्रोग्राम में थे, अमित शाह जी भी थे, राजनाथ सिंह जी भी थे। राजनाथ सिंह जी भी सीनियर 2 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो घबरा के उस माला से जैसे देखते हैं अमित शाह जी को, और वो ही घबरा के बैक हो जाते हैं। तो उनमें इतना डर है, तो ये तो देखिए आप कार्यकर्ता हैं, ये पदाधिकारी हैं, तो इतना खुल के ये नहीं बोल पाएंगे। आपका क्या बोला लास्ट? मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही तरीका है, मतलब भूलने का, पहली चीज तो। और डर और इन सब का मुझे नहीं लगता है ये कोई बहुत ही दिस इज द करेक्ट वे टू टॉक। और कृषि मंत्री और ये जो राजनाथ सिंह जी को बार बार मुद्दे से ये भिटका रहे हैं पूरे डिबेट के दौरान, मोदी जी ये नहीं है वो नहीं है। द थिंग इज, मेन चीज हम बजट डिस्कस कर रहे थे, बहुत देर से ये मछली एक स्टेटमेंट यूज कर रहे थे कि काम नहीं करने देते, काम नहीं हो रहा। इन्हीं की अपनी सरकार में जो डीजीपी थे अधिकारी BL सोनी जी, उन्हीं का ये स्टेटमेंट था कि हमें काम नहीं करने दिया जाता है, जब भी हम कोई कार्रवाई करने जाते हैं हमें रोक दिया जाता है। तो ये तो कांग्रेस की सरकार का हाल रहा है, और ये बैठ के दूसरों पे सिर्फ आरोप लगाते हैं। इन्हीं की अपनी सरकार में 17 बार पेपर लीक हुए, खुद के मंत्री ने प्रोटेस्ट किया तो उस मंत्री को भी खूब सुनाया, उल्टा सीधा हर तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया। इनकी खुद की विधायक दिव्या मदेरणा जी ने कहा कि मेरे क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है, मेरा खुद का कोई काम नहीं होता, तो उनके क्षेत्र में विकास के सारे काम रोक दिए गए। पूरे डिबेट के दौरान इन्होंने सिर्फ आरोप का ही काम किया। क्या बोल रहे हैं? देखिए, हम लोग विपक्ष के अंदर हैं, हमारी जो सोच है कि जनता को कैसे फायदे मिले, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ना कि हम जो आप बात कर रही हैं आप खुद भटके हुए हैं। तो आपसे मैंने कहा डर आप में कितना है कि आपने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। हमारे आज सरकार आपकी, निर्णय लीजिए कौन ने, हमने भी प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने किया। आप उन लोगों के अगर कोई जो भी उसके अंदर मेन मछली है उसको पकड़ के लाओ, उसको बताओ इसके अंदर ये लोग हैं। आप चर्चा, आप सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आप नाम का ही बता दो ना। सचिन पायलट तो विरोध कर दो, मछली कौन सी आपकी सरकार? अगर हमें पता होता तो हम शुरू से ही नाम लेते। आप देखिए, ये सारा सिस्टम होता है कि कौन आदमी चला रहा है, इतना अगर जनता को पता हो तो जनता उसको पकड़ के खुद ही कर लेगी। इसमें फिर सरकारों की थोड़ी है। ये चीजें क्लियरिटी एजेंसियों का है, जो भी चीज है एजेंसियों ने काम किया है, चाहे 6 महीने हो गए एजेंसी की सरकार। हाँ समझे जितेश जी, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे अभी SIT तो बनाई है, काम भी चल रहा है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है, लेकिन जुडिशरी जब तक पूरे उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दें तो जुडिशरी हल्की सी बात पे भी लूप होल छूट जाए तो उनको छोड़ दे। सर देखिए, मैं शब्दों की मैं गरिमा रखता हूँ। मैं आपकी कोई बात पे गंभीरता आदमी में होनी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं कि आपने कहा BL सोनी जी ने, अच्छा BL सोनी जी जो खुल के सारी चीज़ बता चुके हैं, उन्होंने मीडिया के अंदर क्या बात की, पर जो भी साक्ष्य होंगे उनके पास वो दे चुके होंगे, तो उन पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्या लग रहा है इस चीज़ के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत लंबा समय हो गया और हमने बातचीत की, और बातचीत में बहुत अच्छी बातें भी निकल के आई कि पेपर लीक एक बड़ी समस्या है। पेपर लीक और युवाओं को इतनी सारी घोषणाएं आज हुई है कि इतनी सारी नौकरियां मिलेगी, बहरहाल अब देखने वाली इम्प्लीमेंटेशन कम होगा। एक बात हम आपको बड़ी बातें बजट की बता देते हैं कि ये हुआ है कि अनुदान हॉस्टल में मेस भत्ता बढ़ाकर 2500 से 3000 कर दिया है, खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 कर दिया। जयपुर हवाई अड्डे की यात्री क्षमता 50,000 बढ़ाकर 70,000, 70,000 यात्री अब आ सकते हैं। बाड़मेर के उतराई में सिविल एयरपोर्ट, बाड़मेर के लोग बहुत
दिन से वेट कर रहे थे कि एयरपोर्ट कब आएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात है, आएगा कब आएगा नहीं आएगा, ये तो समय आएगा, समय बताएगा कि आएगा नहीं आएगा। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पर कोटा में बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। हम सब देख रहे हैं कि कोटा में ओम बिरला जी भी स्पीकर वहीं से है, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं आता ही नहीं आता। और कई चीजें ऐसी, गुरु गोविंद सिंह जनजाति विकास योजना शुरू की जाएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना 25,000 अनुदान दिया जाएगा। पाक विस्थापितों को पैसा दिया जाएगा, 25,000 अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है। 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी पाक विस्थापितों को। ये क्योंकि राजस्थान एक बॉर्डर का स्टेट है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पाक विस्थापित आते हैं कि बाड़मेर, जैसलमेर, और एक बड़ा वोट बैंक भी इसे माना जाता है क्योंकि कुछ लोगों को नागरिकता मिल गई है, क्योंकि सीएए का जितना विरोध चल रहा था उसके बाद कुछ लोगों को या इम्प्लीमेंटेशन होकर नागरिकता भी मिली है। बहरहाल अब देखने वाले कि ये भी इम्प्लीमेंटेशन कब होता है। यहाँ सिर्फ घोषणा है, ये बात है। स्ट्रीट वेंडर के लिए भी घोषणा की है, बाबा अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना, ये तमाम छोटी मोटी घोषणा। ST/SC के लिए कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, 100 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। और EWS के लोगों के लिए स्वरोजगार के सस्ते कर्ज उपलब्ध कराए जाएंगे, 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ट्रॉमा सेंटर भी खोले जा रहे हैं बहुत सारे, 6 ट्रॉमा सेंटर की भजनलाल सरकार ने घोषणा कर दी है। 25 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी जाएगी। एक्सीडेंट में घायल जान बचाने वालों को अब 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी, पहले 5,000 थी। ये छोटी मोटी कई घोषणा हुई है। बहरहाल आप देखने वाले होगी कि घोषणाएं तो हर सरकार करती है, जो भी सरकार आती है घोषणा कर देती है, लेकिन घोषणा भी सरकार कहीं रही है और पुरानी सरकारें भी रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।